हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय संघवाद की कार्यप्रणाली 1952 से वर्तमान तक, यानी जब पहले आम चुनाव हुए इंडिया में 1951-52 में, उसके बाद से लेके वर्तमान तक जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, जो संघवादी व्यवस्था है, वो किस हिसाब से काम उसने किया है, उसकी किस हिसाब से वर्किंग रही है, वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म 1952 टू प्रेजेंट। ओके। तो क्योंकि कई फेजेज से होकर के यह गुजरी है। और फर्स्ट यदि हम लोग देखें, सहयोगी संघवाद का काल 1952 से 1967 तक 1952 से लेकर 1967 तक सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप है उनमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि एक तो सेम पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ऑलमोस्ट स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। तो जो भी आपसी जो विवाद होते थे, जो छोटी बड़ी जो भी दिक्कतें होती थी, तो उनको पार्टी के लेवल पर, पार्टी की जो लीडरशिप है, तो उसके लेवल पर सुलझा लिया जाता था। और कांग्रेस में वैसे भी जो हाईकमान कल्चर है वो गांधी के टाइम से चल रहा है, तो बहुत सारी जो भी उनकी समस्याएं होती है वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके द्वारा ही सुलझाई जाती हैं। और उस दौरान क्योंकि नेहरू की जो शख्सियत है वो बड़ी अहम थी, वही देश का को लीड कर रहे थे, तो नेहरू के मुकाबले का लीडर था नहीं कोई। तो जो भी इस तरह के विवाद होते थे, तो जो केंद्र और राज्यों से जुड़े जो विवाद हैं, कोई बड़े सुर्खियां नहीं बन पाए, कोई बड़े विवाद पैदा नहीं हो पाए। तो एक किस्म से ये जो दौर रहा है, ये केंद्र और राज्यों में सहयोगात्मक रिलेशनशिप का ही दौर रहा है। ओके। सेकंड इसमें है तनाव का काल 1967 टू 1971, यानी 1967 से लेके 1971 तक का जो दौर माना जाता है वो तनाव का काल माना जाता है। यानी जो हम लोग पहली हेडिंग में जिस हिसाब की बात कर रहे थे उसके बिल्कुल उल्टी चीजें होनी स्टार्ट हो गई। और उसमें जो चौथे आम चुनाव हुए 1967 में, उसमें एक मेन जो फैक्ट निकल के आया, कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय स्तर पर तो सत्ता मिल गई, लेकिन बहुत कई राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती रही। अब जिन राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई, वहां पर विपक्षी अपोजिशन पार्टियों की सरकारें बन गई। वो जो अपोजिशन पार्टियां थी, वो जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। तो और इसी रेफरेंस में उन्होंने जो सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप थे, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघवादी व्यवस्था है, जो संघात्मक व्यवस्था है, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उन सरकारों को 356 धारा का प्रयोग करके गिरवाने की कोशिशें हुई। तो इसमें जो टेंशन्स हैं, जो विवाद है, वो बढ़ गए इस काल में। ओके। नेक्स्ट इसमें है संघवाद का एकात्मक स्वरूप। देखिए शब्द के ऊपर गौर कीजिए आप, 1971 से लेकर 1977 एकात्मक स्वरूप। एकात्मक का सीधा मतलब ये है कि जब जो व्यवस्था आपने सैद्धांतिक तौर पर संघात्मक अपना रखी है, जो आपने संवैधानिक तौर पर संघात्मक अपना रखी है, वो इन प्रैक्टिकल क्या हो रही है, एकात्मक हो रही है। शासन का पूरा स्वरूप चेंज हो रहा है। 1971 में कांग्रेस की पार्टी की जो दबदबा है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। वो सबसे एक किस्म से लगाओ कि सर्वे सर्वा हो गया था। और इंदिरा जो थी कांग्रेस पार्टी में, अगर हम लोग पार्टी के सतर पर देखें तो इंदिरा से बड़ा कोई लीडर नहीं था, वही सारी चीजों को देख रही थी, उनका ही नियंत्रण था हर जगह, उनके ही आदेश फॉलो हो रहे थे, देश की प्रधानमंत्री थी। जो संघवादी व्यवस्था थी, देश में भी सबसे ज्यादा जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। केंद्र अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा था। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इस दौर में हुए हैं। और एक सबसे जो लगाओ कि क्रूशियल एक डिसीजन हुआ, वो रहा इमरजेंसी का। 1975 में जो इंदिरा ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो इसमें भी जो भी जैसे प्रावधान आड़े आ रहे थे संविधान के, केंद्र सरकार को लगाओ कि जो भी अपनी मनमर्जी चलानी थी, उसमें जो भी प्रावधान आड़े आ रहे थे उनको चेंज करवा दिया गया। और बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली चेंज करी गई, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको एक किस्म से उनमें छेड़छाड़ करी गई। तो इसमें एकात्मक जो स्वरूप है वो ज्यादा निकला। यानी जो एक केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो प्रभावित हुआ। जो ऑलमोस्ट पावर है वो सेंटर ने अपने पास रखने का प्रयास किया। और इसमें क्योंकि मेन जो रहे वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी और इंदिरा की सबसे ज्यादा चल रही थी इस दौर में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच में एकात्मक चीजें रही, एक तरफा हो गई चीजें।
राज्यों की सुनी नहीं जा रही थी और केंद्र सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश में था। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि एकात्मक स्वरूप था उस दौरान 1971 से लेके 1977 तक। ओके। नेक्स्ट इसमें है पुनः तनाव का काल 1977 टू 1980। तो 1977 में देखिए इमरजेंसी जो लगी, इमरजेंसी 1977 तक रही। उसके बाद जो चुनाव हुए, चुनाव में जनता ने इंदिरा जी को हरा दिया, गठबंधन सरकार आई। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मानी जाती है जो जनता पार्टी की सरकार आई, और पहली केंद्रीय सतर पर गठित गठबंधन सरकार मानी जाती है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार और पहली गठबंधन सरकार जो केंद्रीय सतर पर आई। तो उस लेकिन वो जो सरकार है वो जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरी नहीं उतर पाई। संघवादी व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो उस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने आते ही जो कांग्रेस की 9 राज्यों में सरकारें बन रही थी, उन सरकारों को 356 का मिसयूज करके उनको भंग करवा दिया, उनको गिरवा दिया। उसके बाद फिर जैसे 1980 में जो क्योंकि ये जो गठबंधन सरकार थी जनता पार्टी की, ये अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर सकी है। तो वो सरकार जाती रही। उसके बाद फिर जो वो थोड़े से टाइम के लिए चरण सिंह रहे हैं। उसके बाद फिर 1980 में जो इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा जीत जाती है और कांग्रेस के हाथ में फिर सरकार आ जाती है। और सत्ता में कांग्रेस के आने के बाद फिर सेम वैसा ही रहा, क्योंकि कांग्रेस ने जो 356 का यूज करके फिर गैर कांग्रेसी सरकारें 9 राज्यों में गिरवा दी। तो ये जो पूरा कार्यकाल रहा है, ये एक किस्म से ये लगाओ कि बदले की भावना से प्रेरित एक कार्यकाल रहा। तो इसमें भी केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद है वो बड़े स्तर पर वो और ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। ओके। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व 1980 से लेके 1989 तक। इसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो बहुत सारी स्टेट थी वहां पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी सरकारें आई और वो बड़ी स्ट्रोंग हो गई। अब इसमें जैसे पंजाब में हम लोग अकाली दल का जिक्र कर सकते हैं, लंबे टाइम तक सत्ता रही है और वो उन्होंने आवाज भी उठानी स्टार्ट कर दी थी इस विषय में कि हमारे साथ बड़े स्तर पर भेदभाव हो रहा है और केंद्र को कुछ ही पावर अपने पास रखनी चाहिए, अहम जो पावर है। उसके अलावा जितनी भी पावर जो भी रेस्ट ऑफ द पावर्स है वो सारी की सारी राज्यों को, स्टेट्स को हैंड ओवर करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में रही। तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें तो दो बड़े रीजनल पार्टीज हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। इन्होंने केंद्र के विरुद्ध आवाज उठानी स्टार्ट करी और डीएमके ने तो ये भी आवाज उठाई 60 के दशक में पूरी कि जो उत्तर का जो एरिया है भारत का वो दक्षिण के ऊपर हावी है एक किस्म से। तो हमारे साथ साउथ के साथ कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है। तो इस वजह से एक इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो असम में असम गण परिषद जो है वो स्ट्रांग हो गई। तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका पूरा दौर बढ़ गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही इसमें, जो उन्होंने उनकी जो डिमांड थी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो उससे उसके मजबूरीवश इंदिरा को 1983 में 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन करना पड़ा। रणजीत सिंह सरकारिया उसके अध्यक्ष थे, तो उनके जो सरनेम था उसके आधार पर इसका जो नाम पड़ा वो सरकारी आयोग पड़ा। तो इस ये जो आयोग था 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो जो और केंद्र और राज्यों के जो रिलेशनशिप है वो कैसे होने चाहिए, क्या उसमें केंद्र कर सकता है, क्या उसमें स्टेट्स को जो वो एहतियात बरतने चाहिए। तो इससे संबंधित ही उन्होंने बहुत सारी जो सिफारिशें बड़ी ये लगाओ कि बड़ी डिटेल्ड एक रिपोर्ट रही जिसमें 250 से ज़्यादा मेन जो रिकमेंडेशंस हैं वो करी गई सरकारी कमीशन के द्वारा। तो इसके जो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं और मानी भी है सरकार ने। तो ये जो पूरा कार्यकाल रहा इसमें जो छोटे राजनीतिक दल हैं, जो रीजनल एक रीजन में जिनका एक दबदबा है, जिनकी एक इम्पोर्टेंस है, उन्होंने जो नेशनल लेवल पर अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी भूमिका ज़्यादा रही है। तो इसमें रीजनल जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं वो बननी स्टार्ट होगी, उनका रुतबा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। अब इसमें भी जो केंद्र और राज्यों के जो रिलेशनशिप है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। ये कब से कब तक रही है, 1989 से लेकर 2014 तक। ये जो पूरा दौर रहा है, ये दौर रहा है गठबंधन सरकारों का दौर, इरा ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया। यानी भारत में केंद्रीय सतर पर जब कोई भी एक
पॉलिटिकल पार्टी, कोई चाहे नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी इवन, वो अपने अकेले के दम पर केंद्र में सरकार का गठन नहीं करवा पाई। तो उनको मजबूरीवश क्या करना पड़ा उनको, जो छोटे राजनीतिक दल थे, जो जिनका जो किसी एक एरिया में, कोई हरियाणा में स्ट्रोंग है, कोई पंजाब में स्ट्रोंग है, कोई तमिलनाडु में स्ट्रोंग है, कोई वेस्ट बंगाल में स्ट्रोंग है, तो उनकी मदद से सरकारें गठित करवानी पड़ी केंद्र में। तो उसके ये जो पूरा प्रैक्टिकल जो भी ये चीजें चली, तो उससे क्या हो गया, उससे सौदेबाजी की जो प्रथा है वो बढ़ गई। तो जो छोटे राजनीतिक दल थे उनको पता था कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनको जरूरत है उनकी, और बिना नंबर के सरकार बन नहीं पाएगी। तो उन्होंने अपनी चलानी स्टार्ट कर दी। कोई किसी को केंद्रीय जो वो मंत्रियों का कोटा बढ़ाना पड़ा, बड़े बड़े जो मंत्रिमंडल हैं वो बनने स्टार्ट हो गए। जो पूरा 90 का दशक रहा है, इसमें बड़े बड़े मंत्रिमंडल बने हैं, मंत्रि परिषद बनी है, क्योंकि उसमें जो भी कई राजनीतिक दल शामिल होते थे, हर राजनीतिक दल की अपनी डिमांड्स होती थी, और उनका ये मानना होता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है। अनुदान लेने की प्रक्रिया रही, मंत्री बनवाने की प्रक्रिया रही, जो उसके अलावा जो भी अन्य जो पद होते हैं, तो उसमें अपनी चलानी स्टार्ट कर दी। और भी जो अंडर द टेबल चीज़ें चलती हैं, तो उसमें जो बार्गेनिंग है वो बढ़ गई, सौदेबाजी बढ़ गई। कितना आप दे रहे हो, तो यदि आप नहीं दे रहे हो तो हम लोग किसी दूसरी पार्टी का हम लोग समर्थन कर देंगे। तो उन्होंने जो उनकी एक किस्म से जो उनकी सीटें निकली उस टाइम पे छोटे राजनीतिक दलों की, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया और सौदा करना स्टार्ट कर दिया उसका। ओके, तो इसमें सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप है, इसमें सौदेबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ी। और इसमें यदि मैं और थोड़ा क्रिटिकली आपको डिटेल में बताऊँ, तो जो राजनीतिक दल स्टेट का केंद्र में अगर गठबंधन सरकार में शामिल है, वो ज़्यादा ले पाया, वो ज़्यादा एक किस्म से कह लीजिए आप लूट पाया, और ना उसकी सरकार गिरी, क्योंकि उसकी नीड जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको थी, वहाँ पे बड़े राजनीतिक दल को उनकी ज़रूरत थी। अब जहाँ और जो सरकार में शामिल नहीं था, उनको जो हो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट इसमें है पुनः सहयोगी संघवाद का स्वरूप। 2014 से लेके वर्तमान तक, 2014 में इलेक्शन होते हैं, एनडीए बहुमत में आता है, एनडीए बहुमत में आता है, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। एक जो रिमार्केबल चीज इसमें होती है, जो इसमें भी होती है और 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी होती है, और जो होनी ही चाहिए, सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है। यानी एक दल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो जाती है, जो पूर्ण बहुमत है वो मिल जाता है। हालांकि मैंने शब्द का प्रयोग किया है, एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन जो बाकी जो कोलिशन जो पार्टीज हैं, जो भी जैसे सहयोगी जो भी अलायंस में शामिल है पार्टियां, वो अगर चाहें तो जा सकते हैं। सरकार नहीं गिरने वाली है, क्योंकि सरकार जो पूर्ण बहुमत बीजेपी को जनता ने मैंडेट जो है वो दे रखा है। अब इसमें जो पुनः सहयोगी संघवाद का जो हम लोग फर्स्ट हेडिंग में जो बात कर रहे थे, वो चीज निकलनी स्टार्ट हुई। एट प्रेजेंट भी यदि मैं आपको डाटा बताऊं, तो एट प्रेजेंट 18 स्टेट्स में या तो बीजेपी जो केंद्र में सरकार चला रही है, राज्यों की यदि हम लोग बात करें, तो 18 राज्यों में या तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, मीन्स उस वो नेतृत्व कर रही है सरकार को, उसकी अकेले अपने दम पर सरकार गठित है, या फिर वो किसी न किसी सहयोगी दल के साथ वो गठबंधन में शामिल है। तो टोटल 18 राज्य हैं। तो वर्तमान में क्या है, केंद्र और सरकार राज्यों के बीच में वही स्थिति फिर जो हो वो होने लग गई है, जो हम लोग पहली हेडिंग में जो जिक्र कर रहे थे कि 1952 से लेके 1967 तक ज्यादा विवाद पैदा नहीं हुए, क्योंकि सेम पार्टी की सरकार थी। अब जो वर्तमान में सिचुएशन है, जो 18 राज्यों में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है बीजेपी को, लेकिन बाकी जगह पे जो हो थोड़ी बहुत हो सकती है, बट फिर भी सहयोगी संघवाद का स्वरूप रहा है। इसमें दो तीन चीजें और हैं, जैसे नीति आयोग का गठन हुआ है। अब नीति आयोग का गठन प्लानिंग कमीशन फेल हो गया, उसके बाद फिर 1 जनवरी 2015 को पीएम ने डिक्लेयर कर दिया, और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। तो इसमें भी स्टेट्स ने सहमति दी है, तभी इसका गठन हो पाया है। इट मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में सहयोग रहा है। एक और इसमें डिसीजन हुआ है, जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। अब जीएसटी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा था ये,
तो बहुत सारे राज्यों की अपनी अपनी डिमांड्स थी उसमें कि हमें फाइनेंशियली जो हो वो लॉस हो जाएगा, जो टैक्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जाता रहेगा हमारे हाथ से, केंद्र पता नहीं हमें देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्टीमेटली इसके ऊपर एक डिसीजन हुआ, इट मीन्स एक कोऑपरेशन हुआ, सेंटर और स्टेट्स ने अपनी अपनी चीजें जो हो वो ऑन द टेबल, जो भी दिक्कतें थी उनको दूर करी और एक सहयोगात्मक एक रवैया अपनाते हुए उसको लागू करवाया। तो 2014 से लेके वर्तमान तक जो काल है वो पुनः एक किस्म से दोबारा फिर जो हो वो सहयोगी संघवाद का जो स्वरूप है वो अ, इंडिया में फेडरलिज्म का माना जा रहा है। ओके, तो इट में जो ये जो क्वेश्चन था वो संघवादी व्यवस्था से संबंधित था, जिसकी कार्यप्रणाली 1952 से लेके वर्तमान तक की हमने इसमें परखी। ओके, थैंक यू।